स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 10 क्लास के सिविक्स में पढ़ने जा रहे हैं लोकतंत्र और विविधता। लोकतंत्र और विविधता। तो लोकतंत्र को यहाँ परिभाषित मैं नहीं करना चाहती हूँ बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और 2 चैप्टर में फर्स्ट और सेकेंड दोनों में हम लोग लोकतंत्र के बारे में पढ़े हैं। लोकतंत्र और विविधता यानी कि लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो स्वतः ही विविधता की बात आ जाती है। विविधता मतलब भिन्नताएं, और हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति और विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो सबकी अपनी आस्था होती है, अपनी पहचान होती है, अपने धर्म होते हैं। और हमारे भारत देश में सबको स्वतंत्रता दी गई है अपनी धर्म के प्रचार के लिए, अपने धर्म का नियमों का पालन करने के लिए। अभी टीवी पर मैं बहुत ही अच्छे व्यक्ति का भाषण सुन रही थी। भाषण तो नहीं कहेंगे, वो डिबेट में आए हुए थे, केरल के राज्यपाल। उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से एक परिभाषा के द्वारा भारत के संस्कृति और सभ्यता के बारे में उन्होंने समझाया, और मुझे ये बात अच्छी लगी। इसलिए बच्चों, मैं ये आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तुरंत मैं जी न्यूज़ पर उन्हें सुनकर आ रही हूँ। उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, जो केरल के राज्यपाल हैं, और वो अभी जी न्यूज़ पर बोल रहे थे कि संस्कृति और सभ्यता को आस्था से नहीं जोड़ा जा सकता। हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है ये बहुत पुरानी है और इसे आस्था से नहीं जोड़ा जा सकता। भारतीय संस्कृति में सभी को जोड़ने की क्षमता है, और भारतीय संस्कृति तो ऐसी है जिसमें सभी को जोड़ने की शक्ति है, क्षमता है। इसलिए भारत की सभ्यता और संस्कृति जो है वो सब दुनिया के सब देशों से अलग है। हमारे देश में विविध प्रकार के यानी भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न धर्मों को पालन करने वाले और भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, फिर भी एकता है और सभी एक दूसरे की धर्मों के प्रति आस्था रखते हैं। अब मैं चैप्टर में आती हूँ बच्चों। चैप्टर में हम लोग चैप्टर की शुरुआत ही एक कहानी के द्वारा होगी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिको के बारे में, फिर सामाजिक विभाजन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम लोग इसमें भारत में सामाजिक विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, क्या एक देश में सामाजिक विभिन्नताओं का वजूद होना उसकी एकता के लिए खतरनाक होता है। उसके बाद हम लोग एफ्रो अमेरिकी के बारे में भी जानेंगे। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों हुआ था, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। अश्वेत शक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, और प्रवासियों के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वीडियो देखेंगे और इसे लाइक भी करेंगे, और बच्चों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब अगला वीडियो डालूँ तो उसका लिंक आप लोगों तक पहुँच जाए। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं को संग साथ लेकर चलने के लिए सत्ता का बंटवारा किया जाता है। सत्ता का बंटवारा हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में सत्ता की बंटवारा की जाती है, लेकिन लोगों की विशिष्ट पहचान सिर्फ भाषा और क्षेत्र के आधार पर ही नहीं बनती। कई बार लोग अपनी पहचान और दूसरों से अपने संबंध, शारीरिक बनावट, वर्ग, धर्म, लिंग, जाति, कबीले वगैरह के आधार पर भी परिभाषित करते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरह लोकतंत्र
सारी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देने की कोशिश करता है। यहाँ हम सामाजिक विभाजनों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति के एक उदाहरण के जरिए अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम यह चर्चा करेंगे कि सामाजिक विभिन्नता कैसे अलग अलग रूप धारण कर लेती है। फिर हम यह देखेंगे कि सामाजिक विभिन्नता और लोकतांत्रिक राजनीति किस तरह एक दूसरे को प्रभावित करती है। तो आइए बच्चों, हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। मैक्सिको में जब ओलंपिक खेल हुआ था उस समय की कहानी के द्वारा शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर को। इस पृष्ठभूमि में छपी तस्वीर अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन की एक प्रमुख घटना से संबंधित है। यहाँ देखिए बच्चों, 3 तस्वीर आप लोगों को देख रही है। जो लोग ओलंपिक में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आए थे उनको खड़ा किया गया है, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड वाले को। आप लोग को अपने बुक जब सामने रखिएगा तो उसमें आप लोग को स्पष्ट दिखाई देगा। यह घटना है 1968 में मैक्सिको सिटी में हुए ओलंपिक मुकाबलों की 200 मीटर दौड़ के पदक समारोह की तस्वीर है। अमेरिका का राष्ट्रगान बज रहा है और सिर झुकाए तथा मुट्ठी ताने हुए जो 2 खिलाड़ी खड़े हैं वे हैं अमेरिकी धावक टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। अफ्रो अमेरिकी हैं, अफ्रो अमेरिकी जिन्हें अश्वेत कहा जाता है बच्चों। अश्वेत मतलब कालों की संज्ञा में उन्हें गिना जाता है। इन्होंने क्रमशः स्वर्ण और कांस्य पदक जीता था। उन्होंने जूते नहीं पहने थे, लोग खाली पैर खड़े हुए हैं, सिर्फ मौजे चढ़ाए हुए हैं। ये देखिए, यहाँ मौजे चढ़ाए हुए हैं। पुरस्कार लेकर दोनों ने यह जताने की कोशिश की कि अमेरिकी अश्वेत लोग गरीब हैं। और जूते नहीं पहनने का कारण ये नहीं था कि उनके पास जूते नहीं थे, बल्कि उन्होंने जुराबे यानी मौजे पहनकर इसलिए वहाँ पे खड़े हुए थे कि वो दिखाना चाहते थे कि अश्वेत लोग जो हैं वो गरीब हैं। स्मिथ ने अपने गले में एक काला मफलर जैसा परिधान भी पहना था जो अश्वेत लोगों के आत्मगौरव का प्रतीक है। कार्लोस ने मारे गए अश्वेत लोगों की याद में काले मनकों मतलब मोती होता है कि एक माला पहनी थी। अपने इन प्रतीकों और तौर तरीकों से उन्होंने अमेरिका में होने वाले रंग भेद के प्रति अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का ध्यान खींचने की कोशिश की। देखिए, ना इन्होंने कोई प्रदर्शन किया, ना ही इन्होंने कोई हंगामा किया, बल्कि कितना शांतिपूर्ण ढंग से इन्होंने यह जताया कि अश्वेतों के साथ यहाँ क्या हो रहा है। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठियाँ अश्वेत शक्ति का प्रतीक थी। रजत पदक जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ने पुरस्कार समारोह में अपनी जर्सी पर मानव अधिकार का बिल्ला लगाकर इन दोनों अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया। और जो अमेरिका के खिलाड़ी थे जिनका नाम था पीटर नॉर्मन, उन्होंने इन दोनों खिलाड़ियों को समर्थन जताया उनके साथ। क्या कार्लोस और स्मिथ द्वारा अमेरिकी समाज के आंतरिक मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना उचित था? एकदम उचित था, क्योंकि उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से दुनिया को दिखा दिया कि अश्वेतों के साथ किस तरह का भेदभाव होता है और वो कितने गरीबी में जी रहे हैं। क्या आप उनके काम को राजनीतिक मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। उन्होंने यहाँ राजनीति का कोई भी राजनीतिक बातें नहीं की, बल्कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने लोगों को, दर्शकों को, दुनिया को अपनी स्थिति बताई और उसका साथ दिए पीटर नॉर्मन, जो कि एक अमेरिकी थे।
ना अश्वेत क्यों इस विरोध में शामिल हो गए? क्या आप उनकी जगह होते तो ऐसा ही करते? ऐसा करना बहुत ही हिम्मत वाले लोग ही हो सकते हैं। जो कौन थे? पीटर नॉर्मन। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने कालोर्स और स्मिथ द्वारा राजनीतिक बयान देने की इस युक्ति को ओलंपिक भावना के विरुद्ध बताते हुए उन्हें दोषी करार दिया और उनके पदक भी वापस ले लिए गए। नॉर्मन को भी अपने फैसले की कीमत चुकानी पड़ी और अगले ओलंपिक में उन्हें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह नहीं दी गई। पर इनके फैसलों ने अमेरिका में बढ़ते नागरिक अधिकार आंदोलन के प्रति दुनिया का ध्यान खींचने में सफलता पाई। हाल में ही सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ने, जहां इन दोनों ने पढ़ाई की थी, इन दोनों का अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया गया, जहां इन्होंने जिस यूनिवर्सिटी से इन दोनों ने पढ़ाई की थी, और विश्वविद्यालय के भीतर उनकी मूर्ति लगवाई। जब 2006 में नॉर्मन की मौत हुई तो उनकी अर्थी को कंधा देने वालों में स्मिथ और कॉलर्स भी थे, जो दोनों अश्वेत थे। इन दोनों का साथ पीटर नॉर्मन ने दिया था। अब है समानताएं, असमानताएं और विभाजन। ऊपर दिए गए उदाहरण में खिलाड़ी सामाजिक बंटवारे और सामाजिक भेदभाव का अपने तरीके से विरोध कर रहे थे, पर क्या ऐसा भेदभाव सिर्फ नस्ल या रंग के आधार पर ही होता है? पिछले 2 अध्यायों में हमने सामाजिक बंटवारे के कुछ अन्य स्वरूपों को देखा। उदाहरण के लिए बेल्जियम और श्रीलंका। पिछला चैप्टर में हम लोग बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण देख चुके हैं। यह विभाजन क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तरों पर मौजूद था। बेल्जियम में अलग अलग इलाकों में रहने वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। श्रीलंका में यह बंटवारा भाषा और क्षेत्र दोनों आधारों पर दिखाई देता है। इस प्रकार हर समाज में सामाजिक विविधता अलग अलग रूप में सामने आती है। तो हमारे भारत देश में सोचिए बच्चों कि हमारा भारत देश जो है वो कितना विशाल है। 1.25 करोड़ लोगों की जनसंख्या वालों में बहुत जाति के लोग रहते हैं, बहुत धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, और फिर भी यहाँ इतनी समानताएं हैं। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। अंडरलाइन कीजिएगा बच्चों, इससे क्वेश्चन आता है। सामाजिक विभाजन जो है वो अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है। सामान्य तौर पर अपना समुदाय चुनना हमारे बस में नहीं होता है। हम जिस समुदाय में जन्म लेते हैं उसी समुदाय के हो जाते हैं, तो इसलिए समुदाय चुनना हमारे बस में नहीं होता है। हम सिर्फ इस आधार पर किसी खास समुदाय के सदस्य हो जाते हैं कि हमारा जन्म उस समुदाय या उस परिवार में हुआ है। जन्म पर आधारित सामाजिक विभाजन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में लगभग रोज करते हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, लंबा हो या छोटा, सबकी चमड़ी का रंग अलग अलग है, उनकी शारीरिक क्षमताएं या अक्षमताएं अलग अलग है। बहरहाल सभी किस्म के सामाजिक विभाजन सिर्फ जन्म पर आधारित नहीं होते। कुछ चीज़ें हमारी पसंद या चुनाव के आधार पर भी तय होती है। कई लोग अपने माँ बाप और परिवार से अलग अपनी पसंद का भी धर्म चुन लेते हैं, और हमारे भारत देश में तो सभी को छूट दी हुई है कि अपनी अभिव्यक्ति यानी भाषण देने की स्वतंत्रता है, धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने पसंद के धर्म को चुनते हैं। हम सभी लोग पढ़ाई के विषय में, जैसे कि किसी को खेल में रुचि है, किसी को हिस्ट्री में है, किसी को सिविक्स में है, किसी को साइंस पढ़ना है, तो सब अपने पसंद का चुनाव करते हैं। इन सब के आधार पर भी सामाजिक समूह बनते हैं और ये जन्म पर आधारित नहीं होते।
हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है बच्चों, यहाँ इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण जरूर होती है, लेकिन यही विभिन्नताएं कई बार अलग अलग तरह के लोगों के बीच पुल का काम करती, पुल मतलब जोड़ने का काम करती है। विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग अपने समूहों की सीमाओं से परे भी समानताओं और असमानताओं का अनुभव करते हैं। जो उदाहरण पहले दिया गया है, जिसमें हम लोग देखें कि कार्लोस और स्मिथ दो अश्वेत थे, तो एक हिसाब से समान थे दोनों, क्योंकि दोनों ही अफ्रो अमेरिकी थे, जबकि नॉर्मन जो थे वो अमेरिकन थे, गोरे लोग जिनको कहते हैं श्वेत। पर इन तीनों में एक समानता थी कि वे सभी नस्ल आधारित भेदभाव के खिलाफ थे। अक्सर यह देखा जाता है कि एक धर्म को मानने वाले लोग खुद को